सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान जय भारत। मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने जिम्मेदार पद पर बैठकर उन किसानों की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं जो किसान 75 दिन से भी अधिक हो गए हैं, जिन किसानों को पूरा सर्दी उन्होंने दिल्ली की सड़कों पे काट दी है, दिल्ली के बॉर्डरों पे काट दी है। कड़कड़ाती ठंड में 200 से अधिक किसान भाई शहीद हो गए हैं। हाड़ कपाने वाली सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद देश का मुखिया उन किसानों की भावनाओं का सम्मान करने की बजाय उनका मजाक उड़ा रहा है। इससे ज्यादा दुख और दुर्भाग्य की बात और हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी, अभी आपने 2 दिन पहले संसद में आंसू बहाए एक विपक्ष के नेता के लिए। अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए, लेकिन यदि यही आंसू ईमानदारी से आपने देश के किसानों के लिए बहाए होते और उन शहीद किसानों को अपने दिल से श्रद्धांजलि दी होती तो आज यह स्थिति ना होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप शहीद किसानों के लिए आंसू बहाएंगे क्यों? इन शहीद किसानों के लिए आंसू बहाने से आपको वोट थोड़ी मिलेंगे, आप चुनाव थोड़ी जीतेंगे, आपकी सरकार थोड़ी बनेगी। आप तो सिर्फ वो काम करते हैं जिससे आप चुनाव जीत जाएं, जिससे आपकी सरकार बन जाए। और यदि इन शहीद किसानों से आपको चुनावी फायदा हो रहा होता तो हमें इस बात का मालूम है, आपकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ शहीद किसान शहीद किसान शहीद किसान ही होता। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां मरती है तो आप शोक संवेदना के लिए चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन देश का किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, 200 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन ना तो आपकी जुबान से एक भी शब्द निकला उनके लिए संवेदना हेतु, और ना ही आपके किसी अन्य मंत्री या किसी अधिकारी ने उन शहीद किसानों के लिए शोक और संवेदना प्रकट की। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी, जो बातें आपने कही वो बातें देश को गुमराह करने का काम कर रही हैं। आपने कहा एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। आप क्या बात कह रहे हैं? आपकी सरकार क्या बात कह रही है? यह देशवासियों को समझना बड़ा जरूरी है। मेरे देशवासियों, सरकार कह रही है कि जो खरीद अब तक एमएसपी पर होती आई है वो खरीद आगे जारी रहेगी, उतनी ही खरीद। जिन 2-3 फसलों पे कुछ राज्यों में एमएसपी पर खरीद होती आई है वो आगे जारी रहेगी। यह बात सरकार लिखित में देने को तैयार है। हमारी तो यह मांग ही नहीं है। हमारी यह मांग है कि जिन 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सरकार द्वारा तय किया जाता है, उन 23 की 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, आपको याद दिलाना चाहते हैं, शायद आप भूल गए होंगे, 2011 में जब आप मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और आप उस समय कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो आपने एक रिपोर्ट भेजी थी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में आपने ही लिखा था, आपके सिग्नेचर है उस रिपोर्ट पे, आपने ही लिखा था उसके पॉइंट नंबर B3 में कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, यह उनका अधिकार है। लेकिन जैसे ही आप प्रधानमंत्री बने, अपने अन्य वादों की तरह आप इस वादे से भी मुकर गए। तो हम तो आज वही चीज मांग रहे हैं जो जिसकी बात आप पहले खुद 2011 में करते थे। आप पहले बात करते थे 2014 के चुनाव से पहले कि आप 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को, ना तो रोजगार मिले। आप बात करते थे 15 लाख के आने की, 15 लाख भी नहीं आए। आप बात करते थे स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करने की, वो भी आज तक लागू नहीं हुआ। आप बात करते थे एमएसपी गारंटी कानून की, वो कानून भी अब तक नहीं बना। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी, ये भी समझिए, आप एक तरफ तो नारा देते हैं आत्मनिर्भर बनाने का, लेकिन यदि ये एमएसपी गारंटी कानून बन जाए तो किसान निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमें समझना चाहिए कि OECD और ICRER की रिपोर्ट यह कहती है कि यदि पिछले 17 सालों में हिंदुस्तान के किसानों को उचित एमएसपी मिलता तो भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे, जो उन्हें नहीं मिले। भारत के किसानों पर टोटल कर्जा अधिक से अधिक 9 से 10 लाख करोड़ का है। यदि हमें हमारा अधिकार मिला होता, यदि हमें उचित एमएसपी मिला होता तो आज के दिन हमारे ऊपर एक भी पैसे का कर्ज नहीं होता और उसके अलावा 35 लाख करोड़ रुपया सरकार पे बकाया बचा होता। तो हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, इसीलिए आज हम कर्जदार हैं, इसीलिए किसान परेशान होके
फांसी लगाता है। तो यदि आप सच में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो किसान के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाइए, जिससे वो आत्मनिर्भर बनेगा। और एक और बात, आपने भाषण में यह भी बात कही प्रधानमंत्री जी कि भाई जो नए कानून आए हैं ये कानून तो ऑप्शनल हैं, किसी को लेने हो तो ले, अन्यथा पहले वाले सिस्टम में ही अपना काम करता रहे, पहले वाली मंडी सिस्टम में ही अपनी फसल बेचते रहे। प्रधानमंत्री जी आपको याद दिलाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में आपकी ही सरकार है और हमारे जो कृषि मंत्री, मंडियां पूरे तरीके से दफन हो गई हैं इन कानूनों के कारण। मध्य प्रदेश में टोटल कृषि मंडी है 269, उनमें से 47 मंडियां पूरे तरीके से ठप हो गई। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया। मंडी का जो टैक्स कलेक्शन था वो मात्र 36% रह गया है। मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं और खरीफ सीजन की जो मध्य प्रदेश की मेन फसलें थी वो सभी फसलें एमएसपी से आधे से भी कम दाम पर बिकी हैं। तो ये अपने आप साबित कर देता है कि जो ये नए कानून हैं ये किसानों की मौत के फरमान हैं। जब प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला बढ़ा तो उस समय भी ये कहा गया था प्राइवेट स्कूल भी चलेंगे, सरकारी स्कूल भी चलेंगे, लेकिन आज सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? सरकारी स्कूलों की सभी बिल्डिंगें खंडर बन चुकी हैं और शिक्षा एक धंधा बना दिया गया, एक व्यवसाय बना दिया गया है। बात करें हम हॉस्पिटलों की, जब प्राइवेट हॉस्पिटलों का चलन बढ़ा तो ये कहा गया था सरकारी हॉस्पिटल भी काम करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी काम करेंगे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों का हाल क्या है पूरा देश जानता है। और दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल इतना महंगा इलाज करते हैं कि एक आम भारतीय की तो इतनी हैसियत ही नहीं, इतनी औकात ही नहीं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चला जाए। प्राइवेट हॉस्पिटलों से तो आम भारतीयों को डर लगता है क्योंकि उसे मालूम है जो एक बार वहां चला गया वो लुट पिट के ही वापस आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो अब प्राइवेट मंडियों का जो कंसेप्ट जो सरकार दे रही है, इसकी जरूरत ही क्या है? क्यों आप प्राइवेट मंडी खोल रहे हैं? जब एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम कुछ राज्यों में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है तो उस एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम को ही पूरे देश में बढ़ाया जाए। अभी 16 तारीख को किसान मसीहा चौधरी छोटूराम जी की जयंती है, 16 फरवरी को उन्होंने ही मंडी सिस्टम की शुरुआत कराई थी। वो क्यों कराई थी हमें यह भी समझना पड़ेगा। मंडी सिस्टम शुरू होने से पहले व्यापारी अपना गिरोह बनाते थे और जब फसल तैयार होती थी किसानों की तो अपना गिरोह बना के वो किसानों को लूटते थे, औने पौने दामों पे किसानों की फसल खरीदते थे और उसके बावजूद उसका भंडारण करके कंज्यूमर का भी एक्सप्लॉयटेशन करते थे, कंज्यूमर को भी बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। तो किसानों को उसका अधिकार मिले और सरकार की यह जवाबदेही और जिम्मेदारी हो कि भाई किसान का शोषण नहीं होना चाहिए, किसान को उसकी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। यह सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए मंडी सिस्टम खड़ा किया गया। तो होना तो यह चाहिए कि पूरे देश में बहुत अच्छा एपीएमसी सिस्टम खड़ा किया जाए, लेकिन आप कर रहे हैं उल्टा, आप प्राइवेट मंडी सिस्टम खोल रहे हैं। उस प्राइवेट मंडी सिस्टम में तोल काटा भी प्राइवेट होगा, उसमें नियम कानून भी प्राइवेट होंगे, तो वहां तो किसान लुटेगा, वहां तो किसान पिटेगा। और एक चीज हमें और समझनी चाहिए मेरे देशवासियों कि हो सकता है कुछ शुरुआती समय में 1 या 2 साल तक प्राइवेट मंडियों में 5 रुपया 10 रुपया ज्यादा दे दिया जाए फसलों का, लेकिन जब उसका एकाधिकार हो जाएगा, जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का एकाधिकार हो जाएगा, तब वो अपनी असली दादागिरी करेंगे, तब वो असल तरीके से जनता और किसान का शोषण करेंगे। आप याद कीजिए बीएसएनएल और जियो के केस में क्या हुआ। शुरुआत में जियो ने फ्री नेट बांटा था ना पूरे देश को, लेकिन जब सारी दूसरी कंपनियां साइडलाइन हो गई, सारी दूसरी कंपनियां हट गई पूरे उस काम धंधे से, तो अब जियो अकेला बचा है और जियो अपनी दादागिरी चला रहा है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो नया जो प्राइवेट मंडी सिस्टम जो आया है ये एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम को खा जाएगा और किसानों को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 1993 यानी 1993 में ब्रिटेन के अंदर दूध मार्केटिंग बोर्ड खत्म किया गया। उस समय किसानों ने उस कदम का विरोध किया था। 1993 से लेकर 2021 तक इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर छोटे बड़े 31,690 डेयरी फार्म बंद हो गए, लेकिन दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ा। अब यह बात आपको समझनी है कि भाई दूध का प्रोडक्शन एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डेयरी फार्म है वो बंद हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी इस नए सिस्टम से सिर्फ बड़े जो व्यापारी हैं वो तो जिंदा रहेंगे, किसान भी मारा जाएगा, छोटे मोटे व्यापारी भी खत्म हो जाएंगे। और एक आखिरी बात, प्रधानमंत्री जी
आपने आंदोलनकारी किसानों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये आंदोलन जीवी हैं और आपने परजीवी से भी तुलना कर दी। हम ये बताना चाहते हैं पूरे देश को, ये किसान अपना पेट काटकर पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, इसीलिए इसे अन्नदाता कहा जाता है। इसके बारे में मुझे 2-3 पंक्तियां भी याद आ रही हैं। एक मेरे साथी ने लिखी थी कि धूप है हो या छांव हो, जलते इसके पांव हैं, धारा के विपरीत बहती इसकी नाव है, जिसने हमारी भूख मिटाई उसे कहते हैं भगवान, लेकिन जिसने हमें अन्न दिया वो है मेरे देश का किसान। कभी बाढ़ ने तो कभी सूखे ने इसे सताया है, लेकिन इस बार हर बार इसने खुद भूखा रहकर पूरे देश को खिलाया है। तो ये तो देश को खिलाने वाला है। आप इसकी तुलना, आंदोलनकारी किसानों की तुलना परजीवी से करते हैं, आंदोलन जीवी उन्हें बोलते हैं। तो ये तो देश के किसानों का अपमान किया जा रहा है। और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आज आप प्रधानमंत्री हैं वो भी आंदोलन के कारण है। आज हमारा देश आजाद है वो भी आंदोलन के कारण है। आज हम गर्व से तिरंगा फहराते हैं ये भी आंदोलन के कारण है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं ये भी आंदोलन के कारण है। और आप जिस माटी से आते हैं, जिस गुजरात की माटी से आते हैं, उसमें भी बड़े बड़े आंदोलनकारी दिए हैं, सरदार पटेल दिए हैं, महात्मा गांधी दिए हैं। जब 2 दिन पहले आपने आंदोलनकारी किसानों का मजाक उड़ाया तो निश्चित तौर पे सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी की आत्मा बहुत दुखी हुई होगी कि भाई गुजरात की माटी से जो पैदा हुए वही आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। आजादी के आंदोलन में हजारों लाखों नौजवानों ने, शहीद आजम भगत सिंह जो आज भी युवाओं के लिए आइकॉन है, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खान, कितने नौजवानों ने, लाखों नौजवानों ने, करतार सिंह सराबा, इन लोगों ने अपनी शहादत दी थी उस आंदोलन में। उसी के बाद देश आजाद हुआ था। और आपको याद ये भी दिलाना चाहता हूं कि जब आपका पहले जनसंघ होता था, 2 सीटें थी आती थी आपकी, उसके बाद अपना रामदेव आंदोलन था, उसी के कारण आपकी पार्टी सत्ता में आई। और बड़े नेताओं ने कहा है, लोहिया साहब ने कहा है कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज जो ये किसान आंदोलन कर रहा है ये साबित कर रहा है कि किसान समाज एक जिंदा कौम है, हमारा लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। इस आंदोलन से हम ये साबित कर रहे हैं। तो मेरा तो बस निवेदन ये है कि देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का सम्मान कीजिए प्रधानमंत्री जी। इस जनता ने ही वोट देके आपको प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों जिस जनता ने आपको जिताया था आज आप उसी जन का सम्मान कीजिए। और जो ये कृषि कानून जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपे गए इनको वापस लीजिए। जो एमएसपी गारंटी कानून हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उस अधिकार को आप हमें दीजिए। तो मेरा तो बस यही निवेदन है कि परमात्मा, वो रब, वो ईश्वर, वो अल्लाह सरकार में बैठे लोगों को सद्बुद्धि दे और किसान समाज की बात सुनी जाए, क्योंकि किसान समाज या तो आंदोलन जीत के वापस जाएगा या फिर अपनी कुर्बानी देकर वापस जाएगा। जय जवान जय किसान। सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान जय भारत। मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने जिम्मेदार पद पर बैठकर उन किसानों की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं जो किसान 75 दिन से भी अधिक हो गए हैं, जिन किसानों को पूरा सर्दी उन्होंने दिल्ली की सड़कों पे काट दी है, दिल्ली के बॉर्डरों पे काट दी है। कड़कड़ाती ठंड में 200 से अधिक किसान भाई शहीद हो गए हैं। हाड़ कपाने वाली सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद देश का मुखिया उन किसानों की भावनाओं का सम्मान करने की बजाय उनका मजाक उड़ा रहा है। इससे ज्यादा दुख और दुर्भाग्य की बात और हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी, अभी आपने 2 दिन पहले संसद में आंसू बहाए एक विपक्ष के नेता के लिए। अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए, लेकिन यदि यही आंसू ईमानदारी से आपने देश के किसानों के लिए बहाए होते और उन शहीद किसानों को अपने दिल से श्रद्धांजलि दी होती तो आज ये स्थिति ना होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप शहीद किसानों के लिए आंसू बहाएंगे क्यों? इन शहीद किसानों के लिए आंसू बहाने से आपको वोट थोड़ी मिलेंगे,
आप चुनाव थोड़ी जीतेंगे, आपकी सरकार थोड़ी बनेगी। आप तो सिर्फ वो काम करते हैं जिससे आप चुनाव जीत जाएं, जिससे आपकी सरकार बन जाए। और यदि इन शहीद किसानों से आपको चुनावी फायदा हो रहा होता तो हमें इस बात का मालूम है, आपकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ शहीद किसान, शहीद किसान, शहीद किसान ही होता। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां मरती है तो आप शोक संवेदना के लिए चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन देश का किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, 200 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन ना तो आपकी जुबान से एक भी शब्द निकला उनके लिए संवेदना हेतु, और न ही आपके किसी अन्य मंत्री या किसी अधिकारी ने उन शहीद किसानों के लिए शोक और संवेदना प्रकट की। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी, जो बातें आपने कही वो बातें देश को गुमराह करने का काम कर रही हैं। आपने कहा एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। आप क्या बात कह रहे हैं? आपकी सरकार क्या बात कह रही है? यह देशवासियों को समझना बड़ा जरूरी है। मेरे देशवासियों, सरकार कह रही है कि जो खरीद अब तक एमएसपी पर होती आई है वो खरीद आगे जारी रहेगी, उतनी ही खरीद। जिन 2-3 फसलों पे कुछ राज्यों में एमएसपी पर खरीद होती आई है वो आगे जारी रहेगी। यह बात सरकार लिखित में देने को तैयार है। हमारी तो यह मांग ही नहीं है। हमारी यह मांग है कि जिन 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सरकार द्वारा तय किया जाता है, उन 23 की 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, आपको याद दिलाना चाहते हैं, शायद आप भूल गए होंगे, 2011 में जब आप मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और आप उस समय कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो आपने एक रिपोर्ट भेजी थी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में आपने ही लिखा था, आपके सिग्नेचर है उस रिपोर्ट पे, आपने ही लिखा था उसके पॉइंट नंबर B3 में कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, यह उनका अधिकार है। लेकिन जैसे ही आप प्रधानमंत्री बने, अपने अन्य वादों की तरह आप इस वादे से भी मुकर गए। तो हम तो आज वही चीज मांग रहे हैं जो जिसकी बात आप पहले खुद 2011 में करते थे। आप पहले बात करते थे 2014 के चुनाव से पहले कि आप 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को, ना तो रोजगार मिले। आप बात करते थे 15 लाख के आने की, 15 लाख भी नहीं आए। आप बात करते थे स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करने की, वो भी आज तक लागू नहीं हुआ। आप बात करते थे एमएसपी गारंटी कानून की, वो कानून भी अब तक नहीं बना। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी, ये भी समझिए, आप एक तरफ तो नारा देते हैं आत्मनिर्भर बनाने का, लेकिन यदि ये एमएसपी गारंटी कानून बन जाए तो किसान निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमें समझना चाहिए कि OECD और ICRER की रिपोर्ट ये कहती है कि यदि पिछले 17 सालों में हिंदुस्तान के किसानों को उचित एमएसपी मिलता तो भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे, जो उन्हें नहीं मिले। भारत के किसानों पे टोटल कर्जा अधिक से अधिक 9 से 10 लाख करोड़ का है। यदि हमें हमारा अधिकार मिला होता, यदि हमें उचित एमएसपी मिला होता, तो आज के दिन हमारे ऊपर एक भी पैसे का कर्ज नहीं होता और उसके अलावा 35 लाख करोड़ रुपया सरकार पे बकाया बचा होता। तो हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, इसीलिए आज हम कर्जदार हैं, इसीलिए किसान परेशान होके फांसी लगाता है। तो यदि आप सच में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो किसान के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाइए, जिससे वो आत्मनिर्भर बनेगा। और एक और बात, आपने भाषण में यह भी बात कही प्रधानमंत्री जी कि भाई जो नए कानून आए हैं ये कानून तो ऑप्शनल हैं, किसी को लेने हो तो ले, अन्यथा पहले वाले सिस्टम में ही अपना काम करता रहे, पहले वाली मंडी सिस्टम में ही अपनी फसल बेचते रहे। प्रधानमंत्री जी, आपको याद दिलाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में आपकी ही सरकार है और हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं वो भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं। जब से ये अध्यादेश आए हैं तब से लेके अब तक मध्य प्रदेश की सरकारी मंडियां पूरे तरीके से दफन हो गई हैं इन कानूनों के कारण। मध्य प्रदेश में टोटल कृषि मंडी है 269, उनमें से 47 मंडियां पूरे तरीके से ठप हो गई। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया। मंडी का जो टैक्स कलेक्शन था वो मात्र 36% रह गया है। मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं और खरीफ सीजन की जो मध्य प्रदेश की मेन फसलें थी वो सभी फसलें एमएसपी से आधे से भी कम दाम पर बिकी हैं। तो ये अपने आप साबित कर देता है कि जो ये नए कानून हैं ये किसानों की मौत के फरमान हैं। जब प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला बढ़ा तो उस समय भी ये कहा गया था प्राइवेट स्कूल भी चलेंगे, सरकारी स्कूल भी चलेंगे, लेकिन आज सरकारी स्कूलों का क्या हाल है?
सरकारी स्कूलों की सभी बिल्डिंगें खंडर बन चुकी हैं और शिक्षा एक धंधा बना दिया गया, एक व्यवसाय बना दिया गया है। बात करें हम हॉस्पिटलों की, जब प्राइवेट हॉस्पिटलों का चलन बढ़ा तो ये कहा गया था सरकारी हॉस्पिटल भी काम करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी काम करेंगे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों का हाल क्या है पूरा देश जानता है। और दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल इतना महंगा इलाज करते हैं कि एक आम भारतीय की तो इतनी हैसियत ही नहीं, इतनी औकात ही नहीं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चला जाए। प्राइवेट हॉस्पिटलों से तो आम भारतीयों को डर लगता है, क्योंकि उसे मालूम है जो एक बार वहां चला गया वो लुट पिट के ही वापस आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो अब प्राइवेट मंडियों का जो कंसेप्ट जो सरकार दे रही है, इसकी जरूरत ही क्या है? क्यों आप प्राइवेट मंडी खोल रहे हैं? जब एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम कुछ राज्यों में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो उस एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम को ही पूरे देश में बढ़ाया जाए। अभी 16 तारीख को किसान मसीहा चौधरी छोटूराम जी की जयंती है। 16 फरवरी को उन्होंने ही मंडी सिस्टम की शुरुआत कराई थी। वो क्यों कराई थी हमें यह भी समझना पड़ेगा। मंडी सिस्टम शुरू होने से पहले व्यापारी अपना गिरोह बनाते थे और जब फसल तैयार होती थी किसानों की तो अपना गिरोह बना के वो किसानों को लूटते थे, औने पौने दामों पे किसानों की फसल खरीदते थे और उसके बावजूद उसका भंडारण करके कंज्यूमर का भी एक्सप्लॉयटेशन करते थे, कंज्यूमर को भी बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। तो किसानों को उसका अधिकार मिले और सरकार की यह जवाबदेही और जिम्मेदारी हो कि भाई किसान का शोषण नहीं होना चाहिए, किसान को उसकी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। यह सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए मंडी सिस्टम खड़ा किया गया। तो होना तो यह चाहिए कि पूरे देश में बहुत अच्छा एपीएमसी सिस्टम खड़ा किया जाए, लेकिन आप कर रहे हैं उल्टा। आप प्राइवेट मंडी सिस्टम खोल रहे हैं। उस प्राइवेट मंडी सिस्टम में तोल काटा भी प्राइवेट होगा, उसमें नियम कानून भी प्राइवेट होंगे, तो वहां तो किसान लुटेगा, वहां तो किसान पिटेगा। और एक चीज हमें और समझनी चाहिए मेरे देशवासियों, कि हो सकता है कुछ शुरुआती समय में 1 या 2 साल तक प्राइवेट मंडियों में 5 रुपया 10 रुपया ज्यादा दे दिया जाए फसलों का, लेकिन जब उसका एकाधिकार हो जाएगा, जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का एकाधिकार हो जाएगा, तब वो अपनी असली दादागिरी करेंगे, तब वो असल तरीके से जनता और किसान का शोषण करेंगे। आप याद कीजिए बीएसएनएल और जियो के केस में क्या हुआ। शुरुआत में जियो ने फ्री नेट बांटा था ना पूरे देश को, लेकिन जब सारी दूसरी कंपनियां साइडलाइन हो गई, सारी दूसरी कंपनियां हट गई पूरे उस काम धंधे से, तो अब जियो अकेला बचा है और जियो अपनी दादागिरी चला रहा है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो नया जो प्राइवेट मंडी सिस्टम जो आया है, ये एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम को खा जाएगा और किसानों को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 1993 यानी 1993 में ब्रिटेन के अंदर दूध मार्केटिंग बोर्ड खत्म किया गया। उस समय किसानों ने उस कदम का विरोध किया था। 1993 से लेकर 2021 तक इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर छोटे बड़े 31,690 डेयरी फार्म बंद हो गए, लेकिन दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ा। अब यह बात आपको समझनी है कि भाई दूध का प्रोडक्शन एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डेयरी फार्म है वो बंद हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी इस नए सिस्टम से सिर्फ बड़े जो व्यापारी हैं वो तो जिंदा रहेंगे, किसान भी मारा जाएगा, छोटे मोटे व्यापारी भी खत्म हो जाएंगे। और एक आखिरी बात, प्रधानमंत्री जी, आपने आंदोलनकारी किसानों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये आंदोलन जीवी हैं और आपने परजीवी से भी तुलना कर दी। हम ये बताना चाहते हैं पूरे देश को, ये किसान अपना पेट काटकर पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, इसीलिए इसे अन्नदाता कहा जाता है। इसके बारे में मुझे 2-3 पंक्तियां भी याद आ रही हैं। एक मेरे साथी ने लिखी थी कि धूप है हो या छांव हो, जलते इसके पांव हैं, धारा के विपरीत बहती इसकी नाव है। जिसने हमारी भूख मिटाई उसे कहते हैं भगवान, लेकिन जिसने हमें अन्न दिया वो है मेरे देश का किसान। कभी बाढ़ ने तो कभी सूखे ने इसे सताया है, लेकिन इस बार हर बार इसने खुद भूखा रहकर पूरे देश को खिलाया है। तो ये तो देश को खिलाने वाला है। आप इसकी तुलना, आंदोलनकारी किसानों की तुलना परजीवी से करते हैं, आंदोलन जीवी उन्हें बोलते हैं। तो ये तो देश के किसानों का अपमान किया जा रहा है। और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आज आप प्रधानमंत्री हैं वो भी आंदोलन के कारण है। आज हमारा देश आजाद है वो भी आंदोलन के कारण है। आज हम गर्व से तिरंगा फहराते हैं ये भी आंदोलन के कारण है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं,
यह भी आंदोलन के कारण है। और आप जिस माटी से आते हैं, जिस गुजरात की माटी से आते हैं, उसमें भी बड़े बड़े आंदोलनकारी दिए हैं, सरदार पटेल दिए हैं, महात्मा गांधी दिए हैं। जब 2 दिन पहले आपने आंदोलनकारी किसानों का मजाक उड़ाया तो निश्चित तौर पे सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी की आत्मा बहुत दुखी हुई होगी कि भाई गुजरात की माटी से जो पैदा हुए वही आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। आजादी के आंदोलन में हजारों लाखों नौजवानों ने, शहीद आजम भगत सिंह जो आज भी युवाओं के लिए आइकॉन है, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खान, कितने नौजवानों ने, लाखों नौजवानों ने, करतार सिंह सराबा, इन लोगों ने अपनी शहादत दी थी उस आंदोलन में। उसी के बाद देश आजाद हुआ था। और आपको याद यह भी दिलाना चाहता हूं कि जब आपका पहले जनसंघ होता था, 2 सीटें थी, आती थी आपकी, उसके बाद आपने एक आंदोलन खड़ा किया मंदिर के नाम पर, उसी के कारण आप सत्ता में आए। और अभी रिसेंट की बात कर लें, 2010-11 का जो अन्ना रामदेव आंदोलन था, उसी के कारण आपकी पार्टी सत्ता में आई। और बड़े नेताओं ने कहा है, लोहिया साहब ने कहा है कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज जो ये किसान आंदोलन कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि किसान समाज एक जिंदा कौम है, हमारा लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। इस आंदोलन से हम ये साबित कर रहे हैं। तो मेरा तो बस निवेदन ये है कि देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का सम्मान कीजिए प्रधानमंत्री जी। इस जनता ने ही वोट देके आपको प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों जिस जनता ने आपको जिताया था, आज आप उसी जनता को हरा के खुद जीतना चाहते हैं। यह बात मेरी समझ से परे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का सम्मान कीजिए और जो ये कृषि कानून जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपे गए, इनको वापस लीजिए। जो एमएसपी गारंटी कानून हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस अधिकार को आप हमें दीजिए। तो मेरा तो बस यही निवेदन है कि परमात्मा, वो रब, वो ईश्वर, वो अल्लाह सरकार में बैठे लोगों को सद्बुद्धि दे और किसान समाज की बात सुनी जाए, क्योंकि किसान समाज या तो आंदोलन जीत के वापस जाएगा या फिर अपनी कुर्बानी देकर वापस जाएगा। जय जवान, जय किसान।